गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 12th बायोलॉजी है उसका तीसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर दिया था और पहले लेक्चर जो है उसमें हमने परागण जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। परागण के बाद एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, वो है असंगतता या अनिषेचता। यानी असंगतता और अनिषेचता क्या होती है बेटा समझना एक बार। इसमें इसमें क्या होता है कि पूर्ण कार्यक्षम और पूर्ण जननक्षम मादा और नर युग्मक जो होते हैं, पूर्णतः कार्यक्षम और पूर्णतः जननक्षम नर व मादा युग्मक के बीच निषेचन में विफलता, अगर किसी कारण पूर्णतम कार्यक्षम और जननक्षम नर व मादा युग्मकों के बीच अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो वो स्थिति असंगतता या अनिषेचता कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। पहली है अंतराजातीय। अंतराजातीय अंतराजातीय क्या होता है कि इसमें एक ही वंश की विभिन्न जातियां जो है उनके बीच पाई जाने वाली असंगतता। एक ही वंश की विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली असंगतता जो है वो अंतराजातीय असंगतता कहलाती है। जैसे एक उदाहरण बताया गया इसका, उदाहरण है ब्रेसिका, ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस, कंप्रेस्ट्रिस व ब्रेसिका रापा जो है, इसके दोनों के बीच में एक ही वंश है लेकिन अलग अलग जातियों के बीच जो असंगतता पाई जाती है उसे अंतराजातीय कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी लेते हैं इसमें अंतरजातीय। अंतरजातीय अंतरजातीय में क्या होता है कि इसमें एक ही जाति जो होती है उसके विभिन्न सदस्यों के बीच, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच जो असंगतता पाई जाती है उसे अंतरजातीय असंगतता कहा जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है प्रीमूला। प्रीमूला जो है, प्रीमूला, इसमें अंतरजातीय असंगतता पाई जाती है और अंतरजातीय असंगतता जो है इसको स्व अनिषेचता भी कहा जाता है। स्व अनिषेचता भी इसे कहा जाता है या इसे स्वबंधता, स्वबंधता भी कहा जाता है। स्व अनिषेचता भी बोल सकते हैं आप इसे और इसे स्व अनिषेचता भी कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार की असंगतता हुई। अंतराजातीय एक ही वंश की विभिन्न जातियों के बीच, और अंतरजातीय जिसमें एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच जो असंगतता पाई जाती है वो अंतरजातीय असंगतता या इसे स्व अनिषेचता या स्वबंधता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा इसमें कि असंगतता जो है ये एक ही जीन, असंगतता जो है ये एक ही जीन जो है उसके बहु विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी जीनों के कारण होती है। एक ही जीन के बहुयुग्म विकल्पी मल्टी एलील जो होते हैं उनके कारण होती है। अगर स्वबंधता, स्व अनिषेचता कह सकते हैं आप, स्व अनिषेचता जो है ये स्व अनिषेचता अगर परागकण के जीन द्वारा नियंत्रित होती है। स्वनिषेचता या स्वबंधता जो है ये अगर परागकण के जीन द्वारा नियंत्रित होती है तो उस असंगतता जो है उसको युग्म कोद विधि असंगतता कहा जाता है। युग्म कोद विधि असंगतता किसे कहेंगे?
जब असंगतता परागकण के जीन द्वारा निर्धारित होती है तो उसे युग्मकोद विधि कहा जाता है। और युग्मकोद विधि इसलिए कहा जाता है कि परागकण जो है उससे ही नर युग्मकोद विधि का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर असंगतता जो है ये बीजाणु जनन उत्तक जो है उसके जीन द्वारा नियंत्रित होती है। बीजाणु जनन उत्तक जिससे परागकण बनते हैं उससे नियंत्रित होती है, उसके जीन द्वारा नियंत्रित होती है, तो उसे बोला जाता है बीजाणुद विधि असंगतता कहा जाता है। बीजाणुद विधि असंगतता, जब असंगतता बीजाणुद विधि के जीन द्वारा नियंत्रित होती है और जब असंगतता परागकण के जीन द्वारा नियंत्रित होती है तो उसे हम बोलेंगे युग्मकोद विधि। और असंगतता एक ही जीन के बहुयुग्म विकल्पी के द्वारा नियंत्रित होती है। अब असंगतता के क्या परिणाम आते हैं, यानी किस कारण असंगतता होती है। देखिए, पहला असंगतता है कि अगर किसी कारण परागकण अंकुरित ना हो, भाई परागकण अंकुरित नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, यह भी स्थिति आ सकती है। दूसरी स्थिति है इसमें जो पराग नलिका है उसमें वृद्धि ना हो। पराग नलिका जो है अगर उसमें किसी वृद्धि ना हो तब भी निषेचन नहीं होगा। तीसरी स्थिति है पराग नलिका जो है ये मार्ग में ही फट जाए, पराग नलिका मार्ग में फट जाए, उसके कारण भी निषेचन नहीं होगा। नंबर 4 कि पराग नलिका जो है वो निश्चित स्थान पर ना पहुंचे, जहां पर पराग नलिका को पहुंचना चाहिए था उस स्थान पर ना पहुंचे, तब भी निषेचन नहीं होगा। और 5वां इसमें है कि अगर जो युग्मक है उनके बीच निषेचन ना हो, यानी संलयन की क्रिया ना हो, युग्मकों का आपस में संयोजन ना हो, तो उस स्थिति में असंगतता उत्पन्न होती है। तो ये 5 कारण है, परागकणों का अंकुरित न होना, पराग नलिका में वृद्धि न होना, पराग नलिका का फट जाना, पराग नलिका का निश्चित स्थान पर न पहुंचना और युग्मकों का संलयन न होना। तो ये है अपना टॉपिक असंगतता या अनिषेचता। देखो बेटा, नाम में पता है अनिषेचता यानी निषेचन नहीं हो पाता है किसी कारण, और ये 5 कारण है जिनके कारण निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हो गया अपना असंगतता। असंगतता जो है उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है और वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अगला टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन ये क्या है? देखिए, परिभाषा क्या है निषेचन की। नर व मादा युग्मक जो है उनके संलयन की जो क्रिया है वो निषेचन कहलाती है। नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। निषेचन जो है इसकी खोज जो है ये की थी 1884 में। स्ट्रासबर्गर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। लीलियम जो पादप है उसमें स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी कि पादपों में निषेचन किस प्रकार होता है, किस प्रकार युग्मकों का संलयन होता है। और पादपों में जो निषेचन होता है उस निषेचन को हमने निम्न चरणों में बांटते हैं। हम कौन कौन से चरण आते हैं निषेचन में? तो सबसे पहला चरण लेते हैं पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण।
पराग कणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि परागण की क्रिया के द्वारा पराग कण जो है ये कहां पहुंच जाते हैं, वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और वृत्तिकाग्र द्वारा स्रावित जो वसा है, शर्करा है, रेजिन है, जल है, उसका अवशोषण करके परागकण अंकुरित हो जाते हैं और उनके जनन छिद्र से एक नलिका निकलती है और वो नलिका क्या कहलाएगी, पराग नलिका कहलाती है। ठीक है, अधिकांश परागकण जो है उनसे एक ही पराग नलिका निकलती है और ऐसे परागकण जो है वो एक नलिकीय परागकण कहलाते हैं कि एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलती है तो एक नलिका है, और अधिकांश पादपों में ये मिलता है। कुछ पादप ऐसे हैं जिनके एक परागकण से अनेक पराग नलिकाएं जो है उनका निर्माण होता है, और ऐसे परागकण जो है उन्हें बहुनलिकीय परागकण कहा जाता है। और ये आते हैं एक तो मालवेसी कुल में और कुकुरबिटेसी कुल जो है उसमें के जो परागकण हैं ये बहुनलिकीय होते हैं, यानी एक ही परागकण से अनेक पराग नलिकाएं निकलती हैं। पराग नलिकाएं अनेक निकलती हैं लेकिन उनमें केवल एक पराग नलिका ही क्रियाशील होती है। तो ये पहला चरण था, परागकणों का अंकुरण और परागकणों से पराग नलिका का निर्माण। ठीक है, अब दूसरा चरण लेते हैं इसका। दूसरा चरण क्या है इसमें कि पराग नलिका का मार्ग, पराग नलिका का मार्ग। परागकण जब अंकुरित हो जाते हैं तो पराग नलिका किस मार्ग से किस दिशा में गति करती है। तो पराग नलिका जो है उसकी गति हमेशा एक दिशीय होती है, हमेशा एक दिशा में होती है, साथ में रसायन अनुवर्ती होती है। रसायन अनुवर्ती होती है, रसायनों के प्रति आकर्षित होती है और एक ही दिशा में गति करती है, और वो दिशा है कि पराग नलिका हमेशा बीजांड जो है उसकी ओर ही गति करती है। अब वो किस प्रकार गति करेगी, देखिए पराग नलिका वृत्तिका, ये वाला जो भाग है ये क्या है, वृत्तिका, वृत्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें अधिकांश जो पादप हैं उनकी जो वृत्तिका है ये बंद या ठोस होती है, वृत्तिका बंद या ठोस होती है। इसी स्थिति में जो पराग नलिका है ये पैक्टिनेज एंजाइम का स्राव करती है, और वो पैक्टिनेज एंजाइम वृत्तिका जो है उसमें एक मार्ग बना देता है कि उत्तकों को गला देता है, जिससे वृत्तिका में एक मार्ग बन जाता है और उसी मार्ग से पराग नलिका बीजांड की ओर गति करती है। ठीक है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी वृत्तिका खोखली होती है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी वृत्तिका जो है खोखली होती है, तो उनमें तो सीधा ही पराग नलिका बीजांड की ओर गति कर जाती है। ठीक है, इसमें एक तो राई बीज आता है, राई बीज जो है उसकी जो वृत्तिका है वो खोखली होती है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पराग नलिका सीधे ही बीजांड की ओर गति करती है। कुछ पादप हैं जैसे ओइनोथेरा जो है इसकी जो पराग नलिका है वो वृत्तिका में उपस्थित अंतरकोशिकीय स्थान जो होते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब होता है कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होते हैं उन स्थानों के बीच से होकर गुजरती है, और हमेशा किस ओर गुजरेगी,
बीजांड जो है उसकी दिशा में गति करती है। या तो खोखली होती है तो सीधी चली जाती है राई बीज में, अधिकांश में बंद होती है तो पैक्टिनेज का स्राव करके मार्ग बनाती है, और ओइनियोथेरा में ये जो पराग नलिका है ये अंतरकोशिकीय स्थानों से होती हुई बीजांड की ओर गति करती है। तो ये दो चरण मैंने बताए, परागकणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण, और दूसरा है पराग नलिका का मार्ग कि पराग नलिका किस मार्ग में गति करती है। अब तीसरा इसका चरण आता है, महत्वपूर्ण चरण है पराग नलिका। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका जो है अब बीजांड में प्रवेश करती है। अब वो कैसे प्रवेश करती है, देखिए परागकणों का अंकुरित हुआ, पराग नलिका बनी, और पराग नलिका वृत्तिका से होती हुई अब किस में प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। अब इस बीजांड में पराग नलिका तीन प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला प्रवेश है बीजांड द्वारी प्रवेश। नाम से पता लग रहा है कि पराग नलिका कहां से जाएगी बीजांड में, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, और अधिकांश जो पादप हैं उनमें बीजांड द्वारी प्रवेश ही पाया जाता है। किसमें, पराग नलिका हमेशा जो है बीजांड द्वार से ही बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा है निभागी प्रवेश। इसमें पराग नलिका जो है बीजांड में निभाग से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड जो है निभाग जो है उससे प्रवेश करती है। ठीक है। और ये किसमें मिलता है, एक तो कैजुराइना, कैजुराइना जो है उसमें ये पाया जाता है कि उसकी पराग नलिका बीजांड में निभाग से प्रवेश करती है। और तीसरा इसमें प्रकार है अध्यावरणी प्रवेश कि पराग नलिका बीजांड में अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है, और ये मिलता है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप हैं उनकी पराग नलिका बीजांड में हमेशा अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है। तो ये अपना तीसरा चरण हो गया, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। या तो बीजांड द्वार के द्वारा जा सकती है, निभाग से प्रवेश कर सकती है, या अध्यावरण से प्रवेश कर सकती है। ये हो गया तीसरा चरण। अब जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है तो बीजांड में प्रवेश करने के बाद अगला चरण आता है कि पराग नलिका जो है अब भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। पराग नलिका नंबर 4 पर है, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कि पराग नलिका अब भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करेगी। बेटे एक बार ध्यान देना इसमें, ये है अपना भ्रूणकोश जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये है भ्रूणकोश। पराग नलिका बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है, बीजांड द्वार से, निभाग से, अध्यावरण से। लेकिन पराग नलिका भ्रूणकोश में वो हमेशा जो है ये बीजांड द्वार द्वारा ही प्रवेश करेगी। जैसे आपने देखा होगा, एक तो ये स्थिति है, इसमें भी बीजांड द्वारा भ्रूणकोश में जा रही है, निभाग से भी होती हुई वो बाद में भ्रूणकोश में बीजांड द्वार द्वारा जाएगी, अध्यावरण से होती हुई भी भ्रूणकोश में बीजांड द्वार द्वारा ही जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पराग नलिका जो है ये भ्रूणकोश में हमेशा बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी।
प्रवेश करने के लिए उसके पास क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। पहला मार्ग है कि वो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य में से प्रवेश करे। अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करे। दूसरा इसमें मार्ग हो सकता है पराग नलिका के पास कि वो भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सके। और तीसरा उसके मार्ग जो है उसके पास होता है पराग नलिका के पास कि वो किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करे। या तो अंड कोशिका सहायक कोशिका के बीच में से, या सहायक कोशिका और कोशिका जो भ्रूण कोश की भित्ति है उसके बीच में से, या वो अंड कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करे। ठीक है, तो ये है पराग नलिका जो है, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। कैसे प्रवेश करेगी? हमेशा बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से, सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की जो भित्ति है उसके बीच में से, या वो किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करती है। अब पराग नलिका जैसे ही भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद इसके अग्र सिरे पर एक छिद्र बन जाता है। जैसे ही भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी अग्र भाग पर छिद्र बनता है, और छिद्र से दोनों नर केंद्रक जो हैं ये भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाती हैं। याद कीजिए, जो पराग नलिका जो होती है, पहले बताया था नरयुग्म गोदविद में कि उसमें 2 नर केंद्रक होते हैं। अब जैसे ही ये पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, अग्र सिरे पर एक छिद्र बन जाता है, और इस छिद्र की सहायता से दोनों नर केंद्रक जो है ये भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाती है। ये है निषेचन की जो क्रिया है उसके चरण। 4 चरण मैंने आपको बताए, परागकणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। दूसरा, पराग नलिका का मार्ग क्या है। तीसरा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, और चौथा, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक है, अब इसके आगे देखिए बेटा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन व त्रिकसंलन, ट्रिपल फ्यूजन। द्विनिषेचन व त्रिकसंलन क्या है, समझना बेटा इसको। ये क्या है? देखिए, ये अपना भ्रूण कोश है, यहां पर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, बीच में जो है एक द्वितीयक केंद्रक है जो 2 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका। ठीक है, अब जैसे ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, अग्रभाग पर छिद्र होने के कारण दोनों नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब जिसमें से एक नर केंद्रक जो है ये अंड कोशिका को निषेचित करता है। एक नर केंद्रक किसको निषेचित करेगा? अंड कोशिका को, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। ये प्रथम निषेचन होता है जिसे सप्त निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सप्त निषेचन या प्रथम निषेचन होता है जिसमें एक नर केंद्रक अंड कोशिका को निषेचित कर द्विगुणित युग्मनज बनाता है और युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाएगा। ठीक है, दूसरा नर केंद्रक जो है ये द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करता है, और द्वितीयक केंद्रक को जब निषेचित करेगा तो बनेगा प्राथमिक भ्रूण पोष
केंद्रक जो है उसका निर्माण होता है जो त्रिगुणित होता है, और ये दूसरा निषेचन होता है, और इस निषेचन को त्रिक संलयन कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 अगुणित जो केंद्रक हैं उनका संलयन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ध्रुवीय कोशिका में 2 अगुणित केंद्रक थे और तीसरा एक नर केंद्रक इसके पास जाएगा, तो 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहा जाता है, जो दूसरा निषेचन होता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यानी आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, एक अंड कोशिका से और दूसरी किससे होगी, द्वितीयक केंद्रक से। 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब द्विनिषेचन जो है उसका महत्व क्या है, आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन का महत्व क्या है। देखिए बेटा, पहला महत्व है कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें प्रथम निषेचन से तो भ्रूण बनता है और द्वितीयक निषेचन जो होता है उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। प्रथम निषेचन से भ्रूण बनेगा और द्वितीयक निषेचन से भ्रूणपोष बनता है। और भ्रूणपोष जो होता है ये भ्रूणपोष पोषक उत्तक होता है जो भ्रूण जो है उसको पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या प्रदान करेगा, पोषण। तीसरी और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो भ्रूणपोष बनता है इसमें नर व मादा दोनों के लक्षण होते हैं, क्योंकि 2 अगुणित केंद्रक इसमें थे जो मादा के थे और अगुणित ये जो केंद्रक है ये नर का है। तो इस भ्रूणपोष से जो भ्रूण पोषण प्रदान करता है वो पादप जो है ये ओजपूर्ण होते हैं। वो पादप कैसे होते हैं, ओजपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें नर व मादा के दोनों के गुण होते हैं। चौथा है कि निषेचन की क्रिया के द्वारा जीव द्रव है, केंद्रक जो है उनका नवीनीकरण भी होता है। तो ये 4 महत्व हो गए। एक तो भ्रूण बनता है प्रथम निषेचन से, द्वितीय निषेचन से भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष पोषक उत्तक होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, जो द्विनिषेचन से ही बनेगा। और द्विनिषेचन में जो भ्रूणपोष बनता है उसमें नर व मादा दोनों के गुण होने के कारण जो भ्रूण बनता है वो ओजपूर्ण होता है। और चौथा इसमें है कि द्विनिषेचन में जो केंद्रकों का संलयन होता है तो उसमें केंद्रकों का जो जीव द्रव होता है, केंद्रक द्रव होता है, उसका नवीनीकरण भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया द्विनिषेचन व त्रिक संलयन और उसका महत्व। ठीक है बेटा। अब देखिए द्विनिषेचन की क्रिया में जो प्रथम निषेचन था उस प्रथम निषेचन से भ्रूण बनता है। ठीक है, और जो द्वितीयक निषेचन होता है उससे भ्रूणपोष बनता है, एंडोस्पर्म। तो हम यहां बात करेंगे भ्रूणपोष की। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष क्या है, जो द्वितीयक संलयन यानी द्वितीयक निषेचन यानी त्रिक संलयन से बनता है। देखिए त्रिक संलयन में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें 2 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है जब भ्रूणपोष बनता है तब, और एक तीसरा अगुणित केंद्रक यानी नर केंद्रक इससे संयोजित होता है, तो ये केंद्रक त्रिगुणित होता है और इसे कहा जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। अब विकास के आधार पर, विकास जो है उसके आधार पर भ्रूणपोष जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष जो है ये क्या है, 3 प्रकार के। किसके आधार पर, विकास के आधार पर, जिसमें हम सबसे पहला लेते हैं केंद्रकीय। केंद्रकीय
भ्रूणपोष। देखिए बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा भ्रूणपोष जो प्रारंभिक अवस्था में केंद्रकीय यानी मुक्त केंद्रक होते हैं उसमें। जैसे पहला ये केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है उसका डायग्राम है, जिसमें इसके सारे केंद्रक जो है ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं कि प्राथमिक भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है, अब इसमें लगातार विभाजन होती है और लगातार विभाजन होने से अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है और ये सभी अनेक केंद्रक स्वतंत्र होते हैं, इनमें बीच में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनती है और साथ में इनके बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, जिससे सभी केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। तो ये जो भ्रूणपोष दिखाया गया है ये केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। हालांकि बाद में इनमें कोशिका भित्ति बन जाने के कारण ये कोशिकीय हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये केंद्रकीय ही होता है। ठीक है, और ये जो भ्रूणपोष केंद्रकीय भ्रूणपोष है ये 56% आवृत बीजी जो पादप हैं उनके कुलों में पाया, 56% आवृत बीजी के जो कुल हैं उनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे हम बात करें कि आपने नारियल देखा होगा, कच्चा नारियल जो होता है उसके अंदर जो पानी भरा होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष का रूप होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, जो दूध या पानी जो होता है जिसको हम पीते हैं वो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, दूसरा भ्रूणपोष लेते हैं कोशिकीय। कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है कि इस प्रकार के जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति बन जाती है और प्रत्येक विभाजन के पश्चात जब कोशिका भित्ति बनती है तो भ्रूण जो है, भ्रूणपोष जो है ये कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। जैसे यहां देखिए, प्रत्येक विभाजन के पश्चात क्या बन रही है, कोशिका भित्ति, जिससे भ्रूणपोष जो है ये कोशिकीय अवस्था में होता है, इसीलिए कारण इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। साथ में इस भ्रूणपोष के चारों ओर कोशिका चूस्कांग विकसित हो जाते हैं। चारों ओर क्या विकसित हो जाते हैं, चूस्कांग, जो पास वाली कोशिकाओं से भोजन का अवशोषण करते हैं। तो ये चारों ओर क्या विकसित हो रहे हैं, इसके चूस्कांग। और ये भ्रूणपोष जो है ये पाया जाता है गैमोपेटली। गैमोपेटली गण जो है उसके सदस्य जो है, गैमोपेटली गण के जो सदस्य हैं उनमें ये भ्रूणपोष मिलता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। किनमें मिलेगा, गैमोपेटली गण के सदस्यों में। अब लेते हैं तीसरा भ्रूणपोष क्या है, हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष क्या है, ये ऐसा भ्रूणपोष होता है जो केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है। केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है। देखिए कैसे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है तब इसमें जब पहला विभाजन होता है तो पहले विभाजन के बाद कोशिका भित्ति बन जाती है। पहले विभाजन के बाद क्या बन जाएगी, कोशिका भित्ति, जिससे दो प्रकोष्ठ बन जाते हैं। इसमें एक छोटा प्रकोष्ठ जो एक निभाग की ओर होता है और एक बीजांड द्वार की ओर होता है, दो प्रकोष्ठ बन जाते हैं। एक प्रकोष्ठ में हमेशा स्वतंत्र विभाजन होते हैं, यानी कोशिका भित्ति नहीं बनती। दूसरा प्रकोष्ठ जो होता है उसमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति बन जाती है। यानी ये जो भ्रूणपोष है ये कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रकीय भ्रूणपोष का क्या है,
मिला जुला रूप होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति भी बन रही है और केंद्रकों का स्वतंत्र विभाजन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये है तीसरा हेलोबियल भ्रूणपोष। और हेलोबियल भ्रूणपोष किन में मिलेगा? एक बीजपत्री पादप जो है उसके हेलोबियल गण जो है उसमें पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण में ये भ्रूणपोष मिलता है। ठीक है, अब ये तीनों भ्रूणपोष हो गया, अपने केंद्रीय भ्रूणपोष हो गया जो 56% आवर्तबीजी के कुलों में मिलेगा, केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन होंगे। कोशिकीय भ्रूणपोष जो गैमोपेटली गण के सदस्यों में मिलता है, जिसमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति बनती है। और तीसरा हेलोबियल भ्रूणपोष है और इसका उदाहरण है हेलोबियल गण जो केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आज हमने परागण तो पहले वीडियो में हमने कर लिया था, और इसमें क्या हो गया अपना निषेचन, और क्या हो गया भ्रूणपोष। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्तन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।